हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें कि हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग ने चेंज ऑफ कलर को कवर कर लिया था और चेंज ऑफ स्टेट को कवर कर लिया था। थर्ड जो आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन टेम्परेचर। अब भाई हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर या तो बढ़ सकता है, या तो घट सकता है, या तो कांस्टेंट रह सकता है। जब कांस्टेंट रहेगा तो भाई जाहिर सी बात है चेंज की बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग या तो इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात करेंगे या तो डिक्रीज इन टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम लोग इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इंक्रीज इन टेम्परेचर की। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में, जब भी हम लोग ने कोई भी रिएक्शन कराई, उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो ध्यान रखिएगा बच्चों, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? दोज रिएक्शंस इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेस और हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग ने टेम्परेचर इंक्रीज होने की तो बात कर ली। ठीक है, हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज होने की भी तो बात कर सकते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज भी तो होता है कई कई रिएक्शंस में। जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टेम्परेचर इज डिक्रीज, यानी कि टेम्परेचर इज डिक्रीज एंड हीट इज एब्जॉर्ब, तभी तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ने टेम्परेचर की बात करी तो हमें ये तो बेसिक चीजें पता है कि हमारा टेम्परेचर किस किस तरीके से मेजर करा जा सकता है। देखिए, एक तो हम लोग बुखार में अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं और दूसरा हम लोग लेबोरेटरीज में मेजर करते हैं। जिससे हम लोग बुखार या अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो कहलाते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, है ना। और जिससे हम लोग लेबोरेटरी में हम लोग डिफरेंट हमारे केमिकल्स का या फिर डिफरेंट हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं तो उस सोल्यूशन का टेम्परेचर जिससे मेजर करते हैं वो कहलाते हैं हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेम्परेचर मेजरमेंट्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एज वेल एज क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। लेबोरेटरी जाहिर सी बात है वो लैब में यूज होंगे। ठीक, अब मैंने बताया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, आप इस तरीके से एक लाइन खींच करके एक डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वैसे तो बहुत वाइड है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको चेंज इन टेम्परेचर में सिर्फ इतना बता रही हूँ। ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है हीट रिलीज हो रही है, तभी तो हम उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, और जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो जा रही है उस रिएक्शन में, तभी तो हमें डिक्रीज इन टेम्परेचर पता चल रहा है। चलिए अब एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये आपको इक्वेशन एक पहले भी करवा के रखी है और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जब हमारा जिंक हमारा H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 क्या होता है? क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम लोग ने जिंक को रिएक्ट कराया तो हमारा ZnSO4 और H2 रिलीज होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जब आप टेस्ट ट्यूब में जिंक लेंगे और उसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ZnSO4 जब बनेगा तो हमारी टेस्ट ट्यूब हो जाती है गरम, है ना। तो थोड़ा सा इसीलिए कहा जाता है कि टेस्ट ट्यूब होल्डर से काम कीजिए। केमिस्ट्री लैब में इसीलिए ध्यान से काम करने को बोला जा सकता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकती है। तो हम आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो ZnSO4 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? तो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम आपको फर्दर वीडियोस में बताएंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या फिर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का तो एग्जांपल बता दिया, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? BaOH होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं इसको? बेरियम हाइड्रोक्साइड। OH मतलब
हाइड्रोक्साइड, Ba इज व्हाट, बेरियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड जब हमारे अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड के साथ, जिसका की फॉर्मूला होता है NH4Cl। आई होप आपको फॉर्मूले बनाने आते होंगे। NH4Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो BaCl2 बना रहा है, और क्या बना रहा है, हमारा अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। अमोनिया क्या है, गैस रिलीज हो रही है, और वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर बन जा रहा है। ये क्या था, बेरियम हाइड्रोक्साइड ने जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप ये टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन कराएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, यानी कि हमारी टेस्ट ट्यूब ठंडी पड़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग ने चेंज इन टेम्परेचर के बारे में इतना तो डिस्कस कर लिया कि चेंज इन टेम्परेचर कब कब होगा, हमारा कब कब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और कब कब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी बच्चों। तो नेक्स्ट व्हाट कम्स इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस? रिलीज ऑफ गैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज है, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि भाई हाँ, हमारी केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। अब हमारी गैस कोई भी रिलीज हो सकती है, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो क्लोरीन हो। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड जब भी बात करेंगे, आपने जब भी नोटिस किया होगा, हम लोग जब सोडा बॉटल्स को ओपन करते हैं तो उसमें बबलिंग होती है हमारी, क्या आप लोग क्या कहते हो अपने टर्म्स में, भाई बचपन में हम तो मजे करते थे उसको शेक करके और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कोल्ड ड्रिंक बर्बाद करते थे बेसिकली। तो आप लोग ने ये भी सुन के रखा होगा कि हमारी जो सोडा बॉटल्स होती हैं दोज आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्यों है और कैसे हैं? तो उसमें क्यों है ऐसा, क्योंकि वो उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा जा रहा है, फिल किया जा रहा है। ठीक है, हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इसीलिए है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल करी जा रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, उसको जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, इसी वजह से आपकी बबलिंग होती है। तो जब भी हम लोग केमिस्ट्री में बबलिंग के बारे में बात करेंगे, जब भी हम लोग बबलिंग के बारे में बात करेंगे, या कह सकते हो झाग, नॉट एग्जैक्टली झाग बट हिंदी में हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि जब भी हमारी बबलिंग ऑफ गैस के बारे में बात होगी तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज एफरवेसेंस। नाउ व्हाट इज एफरवेसेंस? एफरवेसेंस इज सिंपली बबलिंग ऑफ गैस, यानी कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। जहां पे भी हमारी एफरवेसेंस आ जाए, किसी भी सपोज आपने टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराई, वहां पे अगर बबलिंग होने लग गई तो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस के कुछ एग्जांपल्स कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी में या मे बी आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हमारे जिंक जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया जाएगा। किसके साथ रिएक्ट कराया जाएगा? डाइल्यूट HCl के साथ। दैट इज व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ पॉप साउंड इज ऑब्जर्व्ड। अब वो पॉप साउंड किसका होता है? वो पॉप साउंड होता है हमारी हाइड्रोजन गैस का। किसका? हाइड्रोजन गैस का। क्या हो रहा है? हमारा जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ और वो बना देता है ZnCl2। क्या बना रहा है? जिंक क्लोराइड। कई सारे बच्चों को कंपाउंड फॉर्मेशन भी नहीं आता है, फॉर्मूला बनाना भी नहीं आता है, तो हम आपको बता दें कि ये कैसे बन रहा है। Zn का वैलेंसी क्या होती है? +2 और Cl पे क्या होता है? माइनस। क्रॉस गया, माइनस इधर आया, 1 इधर आया, 2 नीचे चला गया, तो बन गया हमारा ZnCl2। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी ये प्लस एरो बन रहा है हमारी केमिस्ट्री में, जब भी हम लोग प्लस एरो बना रहे हैं, अप एरो बना रहे हैं हम लोग, जब भी हमारी केमिस्ट्री में अप एरो बनाया जा रहा है तो दैट डायरेक्ट्स इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी आप डाउन एरो बनाओगे यानी कि ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। जब आप लोग प्रेसिपिटेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़ोगे यानी कि डिफरेंट सब्सटेंसेस पढ़ोगे आगे वाली आई थिंक 5th कैरेक्टरिस्टिक में, उसमें डाउन एरो बनेगा। क्यों? क्योंकि वो सेटल डाउन हो जा रहा है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या? नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है। ठीक, जिंक हमारा जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा सकती है, और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है। फिर क्या हम लोग ने एक एग्जांपल लिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl के साथ।
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो NaCl बन रहा है, H2O बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जा रही है। क्या रिलीज हो जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में हमारी बबलिंग होगी। उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक। और हम लोग को क्या कहा जाता है कि भाई कोल को कम बर्न करो, फ्यूल्स को कम जलाओ, उसमें भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। अब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई एसी कम चलाओ, फ्रिज कम चलाओ, बाइक स्कूटर कम चलाओ और फ्यूल कम बर्न करो और कोल कम जलाओ। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी कोल से प्रोड्यूस करी जाती है उस पे भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है कि हम लोग उसे रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कम बैक टू आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है भाई? प्रेसिपिटेट एक इनसोल्यूबल एक सब्सटेंस है जो कि हमारी टेस्ट ट्यूब या फिर हमारे जो भी बीकर में नीचे आकर के बैठ जाता है। इनसोल्यूबल है तो जाहिर सी बात है वो नीचे ही आकर के सेटल होगा, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज रिएक्शंस। कई सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिससे कि हम लोग, जिसमें कि हमें प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है और वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जब आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाएंगे तो उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आएगी। तो रिएक्शंस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। इनसोल्यूबल प्रोडक्ट का जब भी हमारा फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट का जब भी हमारा फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो दोज आर जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ओके। तो हमारा प्रेसिपिटेट क्या था ये बता दिया मैंने। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये देखिए, ये रही हमारी टेस्ट ट्यूब। कुछ इस तरीके से हमारा प्रेसिपिटेट क्या है, सेटल हो जाता है हमारी टेस्ट ट्यूब में नीचे, ठीक है। अभी आपको मैंने ये भी बता दिया कि सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। Those are double displacement reactions. For example, we can take potassium iodide which is reacting with lead nitrate. Pb क्या है? lead nitrate. lead nitrate के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो PbI2 बनाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डाउन एरो मतलब कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है। डाउन एरो जब भी बन रहा है तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, और जब अप एरो बनता है तो दैट मीन्स हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक। तो PbI2 का हमारा प्रेसिपिटेट बना जो कि येलो कलर का होता है। बच्चों आपको ये कलर्स याद करने पड़ेंगे। और हमारा KNO3 एक्वस सोल्यूशन में रह जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें हम लोग कॉमन सॉल्ट का विच इज NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड विच रिएक्ट्स विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जब वो रिएक्ट कराता है तो AgCl का व्हाइट PPT बनता है। बच्चों आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि AgCl जब भी PPT बनाता है तो वो हमेशा व्हाइट कलर का होता है। तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया और NaNO3 रह गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारा आयरन सल्फेट जब रिएक्ट हुआ किसके साथ? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसने FeOH होल ट्वाइस का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लिया। डाउन एरो जरूर मेंशन करिएगा। और Na2SO4 हमारा एक्वस सोल्यूशन में रह गया। आई होप कि आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे। इन्हीं की हेल्प से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं। हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने चेंज ऑफ कलर डिस्कस किया, हमने चेंज ऑफ स्टेट डिस्कस किया, हमने चेंज इन टेम्परेचर डिस्कस किया, हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस डिस्कस किया और लास्ट हम लोग ने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट डिस्कस किया। अब बच्चों आप लोग कहोगे कि हम लोग ने केमिकल रिएक्शन के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब हमारे दूसरे पार्ट का क्या, इक्वेशन का क्या? तो अब हम लोग वहीं पे पहुंच रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में आखिर डिफरेंस क्या है? तो आइए देखते हैं। केमिकल इक्वेशन मतलब कि एक हम लोग केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट तरीके में यानी कि सिंबल्स के फॉर्म में हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग स्टेट्स रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, हम लोग बेसिकली बड़े को छोटे में लिख रहे हैं। कहते हैं ना सीधा छोटा मुंह बड़ी बात वाली सी, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं एक केमिकल इक्वेशन को और केमिकल रिएक्शन को। तो वी कैन राइट इट एज मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulae or substances involved in it is called as a chemical reaction. अच्छा,
केमिकल रिएक्शन ये हो गई ये। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जब हमारा जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बना देता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब हमने इसे शॉर्ट में प्रेजेंट किया तो ये हो गया Zn प्लस H2SO4 बन गया हमारा ZnSO4 और H2 गैस हमारी क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, शॉर्ट हैंड या फिर शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, सॉरी। तो बच्चों हम लोग ने केमिकल इक्वेशन के बारे में भी थोड़ी सी स्टार्टिंग कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग आखिर एक केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंसिंग, फिर आएगा हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड नेक्स्ट आएगा रेडॉक्स रिएक्शन विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज भी करवाएंगे। तो जरूर जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीएसपी फाउंडेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।